जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपका फिजिकल एकदम जोरों शोरों से चल रहा होगा साथियों, क्योंकि आपकी डेट एकदम नज़दीक है। ठीक है, तो साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 26 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत। तो राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है साथियों? तो इसमें साथियों सामान्य भूतकाल है, राम गया। ठीक है, वाक्य राम गया में सामान्य भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप में कार्य के करने या होने के समय का ज्ञात होता है उसे काल कहा जाता है। काल के समांतर तीन भेद तथा तीन भेदों के कई उपभेद होते हैं। तीन भेद, एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य काल होता है। ठीक है, तो ये तीन भेद हुए। इसके अलावा वर्तमान काल के भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान जिसे तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और हेतु हेतु मद वर्तमान काल। ठीक है, भूतकाल के भेद सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत एवं हेतु हेतु मद भूत। भविष्य काल के भेद सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है राम बहुत बहादुर। तो राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है साथियों? तो राम आपका राइट आंसर होगा। वाक्य राम बहुत बहादुर है में राम शब्द विशेष्य, बहुत शब्द प्रविशेषण तथा बहादुर शब्द जो है वो विशेषण है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है साथियों? कर्मवाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है, भाववाच्य होता है या फिर ये सभी होते हैं? तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य कर्तृवाच्य में होगा। वाच्य के तीन भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य के कर्ता, कर्म एवं भाव की प्रधानता का बोध होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था साथियों? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। ये ब्रिटिश नौकरशाह तथा बहुभाषाविद थे। ये बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तथा नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य थे। इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य में अनेक कार्य किया है। अगला प्रश्न है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना। तो गर्दन पर सवार होना का अर्थ क्या है साथियों? तो पीछा न छोड़ना, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिए गए मुहावरा गर्दन पर सवार होना का सामान्य अर्थ पीछा न छोड़ना है। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, 16, 26 या फिर 24। तो रोला छंद में साथियों 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लीजिए, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? य, तय, इय, या। तो पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है साथियों? तो यह जो है पांडित्य
यह आपका प्रत्यय होगा। शब्द पांडित्य में यह प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इसका मूल शब्द पंडित है। प्रत्यय वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे समाज धन ईक बराबर सामाजिक हो जाता है। तो ठीक है, इसी को प्रत्यय बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपमान अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो साथियों, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वाक्य यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 8, 4, 3। तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के साथियों 3 भेद होते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर होगा। व्युत्पत्ति के विचारों से शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। या फिर एक ऑप्शन और ले लीजिए, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये आपका बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, क्रिया के संदर्भ में कथन जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये सत्य कथन है आपका। अगला प्रश्न है, यह देखें गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संचार सकल, अमृत फूलता है मुझ में। अब उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? संसार झूलता है मुझ में। बताइए कौन सा रस है? रौद्र रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है, या फिर एक रस और ले लेते हैं, वीर रस है। तो कौन सा रस है साथियों? तो इसमें जो है आपका अद्भुत रस होगा। दिए गए पद्यांश में अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है साथियों? तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये आपका क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। इसमें वाक्य टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया या कर्म का बोध होता है वहाँ क्रियार्थक संज्ञा माना जाता है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? माघ, कालिदास, वाल्मीकि, भास। तो साथियों, कालिदास आपका राइट आंसर होगा। कालिदास जो है वो उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए कवि प्रसिद्ध हैं। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? व्यास, विच्छेद, संधि, विग्रह। तो साथियों, व्यास जो है वो समास का विपरीतार्थक शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव न हो, जो तौला या नापा न जा सके। तो अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है साथियों? तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय साथियों। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमेय होगा, जो तौला या नापा न जा सके अपरिमेय होता है,
जो आवश्यक होने वाला हो उसे अवश्यंभावी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अरी गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या फिर संबोधन कारक है? तो साथियों यहाँ पे जो कारक होगा वो संबोधन कारक होगा। अरी गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में संबोधन कारक है। अब कारक की संख्या होती है साथियों 8। कौन कौन से कारक होते हैं वो भी जान लीजिए और उनके परसर्ग भी जान लीजिए, ठीक है। जैसे कर्ता ने से पहचान होती है, कर्म को से पहचान करते हैं, करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए होता है, अपादान से अलगाव के अर्थ में यूज होता है, संबंध का की के रा रेरी, अधिकरण में और पर, ठीक है, और संबोधन में है ओ अरे अरी, ये सब परसर्ग यूज होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धन्य, नासिक्य, तालु, ओष्ठ्य। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए साथियों क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओष्ठ्य। ये प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। उच्चारण स्थल वर्ण, कंठ ध्वनि में अ आ क वर्ग आते हैं, तालव्य ध्वनि में इ ई च वर्ग य श आता है, मूर्धन्य ध्वनि में ट वर्ग श आता है और दंत ध्वनि में त वर्ग र ल स छत्री वाला श छ, ठीक है। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार में से कौन है? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। तो मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है साथियों? तो मोहन राकेश मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार है। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश की अन्य रचनाएं हैं, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाले कल, तीनों उपन्यास हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे नाटक है तथा परिवेश जो है आपका निबंध है। ये मोहन राकेश की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, राजभाषा, मातृभाषा। तो साथियों राजभाषा जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का वर्णन है। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जीमूत वाहन, वात्सव, शक्र, पुलोमजा। तो इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों पुलोमजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुलोमजा जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र के पर्यायवाची हैं देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वज्री, वासव, वज्रधर, वृषा, सचीश, अमरपति, सुरेंद्र, शुक्र, पुरंदर, देवराज, मधवा, महेंद्र, मेघवाहन, जीमूतवाहन आदि। पुलोमजा इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है साथियों। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है साथियों? मुकुल, अधखिला, कमल, पुष्प। तो साथियों मुकुल जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसे मुकुल कहते हैं। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो मुकुल, ऐसा फूल जो आधा खिला हो उसे अधखिला बोलते हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, सितारे हिंद। तो इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है साथियों? तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जिसे बोलते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधाकृष्ण दास आदि। रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के लेखक हैं साथियों, ठीक है। देहलता में समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो देहलता में कौन सा समास है साथियों? तो देहलता में जो आपका समास होगा वो होगा कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय आपका राइट आंसर होगा। देहलता में डी जो है आपका कर्मधारय समास है। यहाँ देह की तुलना लता से की गई है। देह उपमेय का काम कर रहा है और लता जो है उपमान का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा साथियों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो साथियों बनावट जो है वो आपका पुल्लिंग नहीं है। बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है। क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बने शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास।
तो साथियों यहाँ पे जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ आंसू उपमेय की समानता मोती उपमान से की गई है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहणी, विरहिणी, विरिहणी, क्या है साथियों? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो विरहिणी, ठीक है, विरहिणी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विरहिणी। विकल्प सी विरहिणी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय मनाएगा स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती, हीरक जयंती। तो साथियों 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? 25 साल कंप्लीट होने के बाद रजत जयंती या स्वर्ण जयंती या फिर कांस्य जयंती या फिर हीरक जयंती। तो साथियों रजत जयंती मनाते हैं जब 25 वर्ष पूरा हो जाता है, ठीक है। रजत जयंती मनाते हैं जब 25 वर्ष पूरा हो जाता है, और स्वर्ण जयंती मनाते हैं जब 50 वर्ष कंप्लीट हो जाता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरत चंद्र, गोपाल राम गहमरी, कौशिक। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? तो देवकी नंदन खत्री जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। इस उपन्यास की रचना 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई। इसकी प्रसिद्ध इस बात से सिद्ध होती है कि इसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो कर्मधारय समास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा काली मिर्च में। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों। मुहावरा किसे कहते हैं? सही विकल्प चुनें। ऐसे शब्द या वाक्यांश जो भावों को प्रकट करें, ऐसे शब्द या वाक्यांश जो भाषा को कठिन बना दें, ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ऐसे शब्द वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। मणि और मणि क्या कहते हैं? एक मणि का क्या मतलब होता है और दूसरी मणि का क्या मतलब होता है? फर्क सिर्फ छोटी बड़ी मात्रा का फर्क है, तो बताइए क्या होगा? तो साथियों एक मणि का मतलब होता है रत्न और एक मणि का मतलब होता है सांप। तो रत्न और सांप जहां दिखे वही आपका राइट आंसर होगा। मणि और मणि छोटी की मात्रा है तो वो रत्न है और बड़ी की मात्रा है तो वो है सांप, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वेषण, जगन्नाथ, उद्गम, निर्यात। स्वर संधि का उदाहरण साथियों, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो साथियों अन्वेषण जो है वो आपका स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण अन्वेषण है। अनुधन एषण, यहाँ पे उ और ए मिलके वे बनते हैं, यह यण स्वर संधि का उदाहरण है साथियों। अगला प्रश्न है, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती वाक्यांश के अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। थोथा चना बाजे घना, बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं, ओठों निकली कोठो चढ़ी, कखरी में लड़का गांव गुहार। तो साथियों ओठों निकली कोठो चढ़ी यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है? कोई, कौन, स्वयं, हमारा। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो साथियों स्वयं जो है वो आपका निजवाचक उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम का। कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो साथियों सूचना जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। मित्र, उपहार एवं अध्याय जो है वो आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मिलावट में प्रत्यय है मावट, वट, ट, आवट। तो मिलावट में प्रत्यय है साथियों वो है आवट प्रत्यय, ठीक है।
मिलावट शब्द में हिंदी प्रत्यय डी आवट है। आवट प्रत्यय द्वारा भाववाचक संज्ञा बनती है। वादी और वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। गरिष्ठ भोजन या वक्त, वक्ता भोजन, वक्ता अजीर्ण, गरिष्ठ भोजन, श्रोता। तो साथियों वक्ता भोजन आपका राइट आंसर होगा। वादी और वादी युग का सही अर्थभेद सी, वक्ता यानी मुद्दई, अजीर्ण माने वायु विकार है, तो वक्ता और अजीर्ण आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग, नारंग, शारंग, सडंग। तो सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं साथियों? तो ये जो हैं वो सारंग के अनेकार्थी हैं। अगला प्रश्न है अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? संदेह है, भ्रांतिमान है, विप्सा है, उत्प्रेक्षा है। तो साथियों भ्रांतिमान अलंकार है। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। ठीक है, भ्रमवश, जहाँ भ्रमवश की बात हो, भ्रम हो, वहाँ पे साथियों भ्रांतिमान अलंकार होता है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है जो साथियों, वो आपका होगा भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। निर्झर शब्द का पर्याय है पतझड़, हिमपात, प्रपात, अश्रुपात। निर्झर शब्द का पर्याय है साथियों, तो प्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उर्मी और वीची पर्यायवाची शब्द हैं, जल के, लहर के, निर्झर के, आकाश गंगा के। उर्मी और वीची पर्यायवाची शब्द हैं साथियों, तो वो हैं लहर के। उर्मी और वीची लहर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। चौपाया, चार पाया, चतुष्पद, चार पैर। तो निम्न से तत्सम शब्द चुनना है। तो चतुष्पद जो है वो आपका तत्सम शब्द है। साथियों इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे गद्यांश के क्वेश्चन, जो कि गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं और लास्ट में आप लोग बताइएगा अपना स्कोर। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, वह संस्कृत मानव था। हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? सुनते हैं रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों की सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ से मानव संस्कृति की जो योग्यता आविष्कार कराती है, खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। ठीक है, तो ये था आपका गद्यांश। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर गद्यांश होता है। गद्यांश पढ़ने के बाद आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला ये कहता है संस्कृत वह योग्यता है जो नवीन आविष्कार कराती है, नवीन खोज कराती है, सर्वस्व त्याग कराती है, उपरोक्त सभी। तो संस्कृति वह योग्यता है साथियों जो जो आपका नवीन आविष्कार कराती है, ये सही है। नवीन खोज कराती है, ये भी सही है। सर्वस्व त्याग कराती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो साथियों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भौतिक विज्ञान शाखा से संबंधित है और गद्यांश में भी भौतिक विज्ञान का ही जिक्र किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भौतिक विज्ञान। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? लेनिन को, न्यूटन, माओ सेतुंग, कार्ल मार्क्स। तो रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है साथियों? तो रूस का जो भाग्य विधाता साथियों वो है लेनिन। ठीक है, तो लेनिन आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किसे दुखी देखने का स्वप्न देखा? जमींदारों को, राजाओं को, मजदूरों को, राजनीतिज्ञों को।
तो साथियों, मजदूरों को कार्ल मार्क्स ने सुखी देखने का स्वप्न देखा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? ईश्वर आराधना के लिए, संन्यास ग्रहण करने के लिए, मानवता के सुख के लिए, राजनीतिक मुक्ति के लिए? तो सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया साथियों? तो मानवता के सुख के लिए सिद्धार्थ ने अपना घर को त्यागा। ठीक है। तो साथियों, ये थे आपके टोटल 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में आपके कितने स्कोर हो पाए हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, फिजिकल करते रहिए।